चलिए, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अक्सर काफ़ी लोग मेरे पास आते भी हैं पेशेंट्स की हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो अब क्या किया जाए, हम क्या खाने पीने में रेस्ट्रिक्ट करें। और काफ़ी लोगों को कुछ एडवाइस कोई ना कोई दे भी देता है कि हाँ जी, ये नहीं खाना चाहिए, ये आप अवॉइड करें। तो उसी का आज हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि क्या मिथ रहते हैं, किस तरह से हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और क्या कारण होते हैं कि यूरिक एसिड इतना बढ़ने लग गया। पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे इसके बारे में, तो आज के इसके ज़माने में इतना अवेयरनेस भी बढ़ गया है और एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि सब लोग इसको फील करते हैं कि हम खाने पीने में काफ़ी चीज़ों के प्रॉब्लम या ब्लड टेस्ट में रेगुलर ये देखने को मिलता भी रहता है। तो क्या होता है यूरिक एसिड, क्यों ये बढ़ने लग गया है और क्या इम्प्लीकेशंस रहते हैं हमारी हेल्थ पे इसके। तो आज इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है पर हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके थ्रू। कई बार हम देखते हैं कि एकदम रात में सो रहे हैं और सडनली पैर में या पैर के अंगूठे के पास एकदम दर्द शुरू हो गया, या फिर आजकल यंग एज में भी जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है और किडनी स्टोन्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन आंसर क्या आ रहा है कि हो सकता है कि ये यूरिक एसिड बढ़ने का एक इंडिकेशन हो और इसी कारण से ये सब प्रॉब्लम आपको हो भी रही हो। तो एक कई बार एग्जांपल ऐसे, एक रमेश का एग्जांपल लिया है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा था कि 45 ईयर्स एज है और नॉन वेज भी खा रहा है और फिर वीकली वो अल्कोहल और बियर वगैरह भी पी रहे हैं और बिजी लाइफ जॉब चल रहा है, पर एक्सरसाइज वगैरह कुछ है नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है, चाय वगैरह कॉफ़ी होती रहती है। और सडनली एक दिन उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है टोज में और स्वेलिंग होने लगता है और शूज़ भी नहीं पहन पा रहे, तो फिर एकदम ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा निकलता है और उसका डायग्नोसिस बन जाता है कि उनको गाउट की प्रॉब्लम है, मतलब वो जॉइंट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो क्या होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या रहता है कि हमारा बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बनना ही बनना है। हमारी जो बॉडी के सेल्स रहते हैं उनका वियर एंड टीयर डेली बेसिस पे होता रहता है और जैसी सेल का वियर एंड टीयर होगा तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड बनना ही बनना है ना। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और जो प्यूरिन्स रहते हैं, प्यूरिन्स एक सब्सटेंस रहते हैं जो हमारा हर सेल के डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। तो आप देखिए डीएनए आरएनए हर सेल में और हर रोज हमारे सेल्स रिकवर हो रहे हैं और रीजनरेट हो रहे हैं, पुराने सेल्स डेड भी हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस में डेड होते हैं तो यूरिक एसिड नेचुरली प्रोसेस बनता रहता है और ये हमारा किडनी के थ्रू और इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एबनॉर्मल कंटेंट है हमारी बॉडी में, ये नेचुरली प्रोसेस चलता रहता है। तो 70 to 80% हमारा किडनी से रिलीज होता है और 20% हमारा इंटेस्टाइन से ये बॉडी से निकलता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन से किडनी और फ्लश्ड आउट हो रहा है। तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है, ये यूरिक एसिड हमारा बॉडी में नेचुरली बनता है, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है कि हमारा कोई एबनॉर्मल कंटेंट हमारी बॉडी में आ गया। तो कहाँ से फिर यूरिक एसिड आता है। तो हमने जाना कि मोस्टली 70 to 80% हमारा बॉडी के अंदर ही बनता है ना। जो सा हमारा सेल का वियर एंड टीयर होता जाएगा, हमारा जैसे जैसे रोज रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा नेचुरली बनता ही है। पर कुछ फूड आइटम्स के थ्रू भी यूरिक एसिड हमारा बढ़ सकता है, जिसमें प्यूरिन्स, क्योंकि प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो कुछ जिसमें प्यूरिन ज़्यादा रहते हैं उसमें हमें, अगर हम ज़्यादा वो खा रहे हैं तो वहाँ से भी यूरिक एसिड प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे ज़्यादातर जो प्यूरिन्स हाई किस में रहता है, रेड मीट या ऑर्गन मीट जो आते हैं, नॉन वेज जो खाते हैं, जैसे लीवर किडनी खा रहे हैं, तो उसमें आपको प्यूरिन ज़्यादा मिलते हैं। सी फूड्स रहते हैं, कई तरह की फिश में ज़्यादा पाया जाता है। अल्कोहल स्पेशली बियर में बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स रहते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड बनने का रिस्क रहता है। और ज़्यादातर शुगरी ड्रिंक्स जितने भी मार्केट में आपका रेडीमेड स्वीट एंड ड्रिंक आ रहे हैं, जूसेस आ रहे हैं, पैकेट जूसेस आ रहे हैं, इवन आप फ्रूट्स का जूस निकाल के पी रहे हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं यूरिक एसिड, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज रहता है, फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ तरह की मेडिकेशंस हैं, बीपी की कुछ मेडिकेशंस हैं, उससे यूरिक एसिड हमारा बढ़ने लग जाता है। और लाइफस्टाइल के कारण ओबिसिटी और हमारा, अगर डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेज में है तो ओबिसिटी से भी हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और इंसुलिन
रेजिस्टेंस होने के कारण किडनी से वो फ्लश आउट करने में हैम्पर करता है। तो इसलिए फिर यूरिक एसिड हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमारा यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। और ये नेचुरल सेल का टर्नओवर है जैसे मैंने बताया, और नेचुरली ये हमारी सिक्रिएट भी होता रहता है हमारी बॉडी से। तो नॉर्मल लेवल कितना होता है यूरिक एसिड का? एक एडल्ट मैन में 3.4 to 7 मिलीग्राम तक आपका लेवल है तो वो नॉर्मल माना जाता है, और उससे अगर 7 से ज़्यादा है तो वो हाई कैटेगरी में आ जाता है। ऐसी लेडीज में 6 तक नॉर्मल है, और 6 से ज़्यादा है तो वो हाई कैटेगरी में आता है। तो इसका ये लीवर में बनता है और ब्लड के थ्रू हमारा सर्कुलेशन में जाता है, किडनी में फिल्टर होके ये फिर हमारा यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, या फिर 20% to 30% हमारा स्टूल्स के थ्रू या मोशन के थ्रू ये बाहर आता है इंटेस्टाइन से। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब आती है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए, है ना, सेल का वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होने लग जाए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए, या फिर हमारा एक्सक्रीशन में कहीं रुकावट आ जाए, किडनी का फिल्ट्रेशन इम्प्रॉपर हो जाए, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो हमारा फिर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपका इंक्रीज यूरिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन में दिखाई देगा। तो प्रोडक्शन आपका कब बढ़ सकता है? तो जब हम बहुत हाई प्यूरिन कंटेंट के खाना खा रहे हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा रहे हैं, या फिर कई तरह की फिश रहती है, इनको भी सार्डिन, इनमें आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है। शेल फिश खाते हैं, तो इन सबको हमें अवॉइड करना है अगर हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है स्पेशली। और जो फ्रूट जूसेस जो मैंने बताया जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा रहता है, उसको हमें अवॉइड करना है। जो शुगर वाली चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो मेन प्रॉब्लम कर रहा है हमारा यूरिक एसिड के लिए। उन सबसे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारा यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को हैम्पर कर रहा है, और इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और जो मॉडरेट क्वांटिटी में प्यूरिन रहते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं, उसको हम डाइट में कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे मटन बीफ या चिकन में थोड़ा बहुत रहता है, उसको हम कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स को हमें अवॉइड करना है। और दालें वगैरह जो हम कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़कर दाल एकदम बंद करते हैं, तो पल्सेस और लेग्यूम्स में लिमिटेड क्वांटिटी में प्यूरिन्स रहते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हमारा नहीं बढ़ता है यूरिक एसिड, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मशरूम्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ये पहले हम मना करते थे, पहले स्टडीज थी कि इन सबको अवॉइड करना है, पर अब रिसेंटली स्टडीज आती है तो इन सबको हम लिमिटेड क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। और जो हाई फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना है, ये सब से भी हमारा यूरिन और हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और सेफ साइड में हमारे सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स जिसमें चेरीज स्पेशली जो विटामिन सी रिच रहते हैं वो स्पेशली हेल्पफुल रहते हैं यूरिक एसिड कम करने में। और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ भी पनीर हम ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, कॉफ़ी स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहता है यूरिक एसिड कम करने में। ये सब चीज़ें हमारा यूरिक एसिड लो करने में हेल्प करेंगे। तो मेन जो बताया कि लाइफस्टाइल फैक्टर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, इसीलिए अब यंग एज में भी हमें ये सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। जैसे ओबिसिटी, ओवरवेट में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लैक ऑफ मूवमेंट्स, एक्सरसाइज है नहीं हमारा, उससे भी हमारा वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रीशन में डिफिकल्टी आती है। डिहाइड्रेशन से हमारा ब्लड में यूरिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो पुअर स्लीप और स्ट्रेस, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। कई मेडिकल कंडीशंस रहती हैं, जैसे मैं बताया किडनी कोई आपको डिजीज है जिसमें किडनी का प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, तो भी आपका एक्सक्रीशन लो रहेगा। कुछ जेनेटिक हिस्ट्री रहती है कि कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी रहती है कि उनका ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, और कुछ मेडिकेशन जैसे मैंने बताया था डायूरेटिक्स वगैरह से बढ़ता है। तो होता क्या है, इससे बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी बॉडी में? तो होता क्या है कि जैसे हम देखेंगे चाय में अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी डाल दें, उसको थोड़ी देर रख दें, तो नीचे क्रिस्टल्स बन जाते हैं शुगर के। इसी तरह से यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में रहेगा, तो जॉइंट्स में ना उसके निडिल लाइक क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और फिर वो क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं, फिर वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, फिर उसको हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है उसको टैकल करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, इसलिए रेडनेस और फिर पेन होने लग जाता है। और यूजली हमारे जो बिग टो या हमारा जो पैर का अंगूठा रहता है, उसके बेस पे सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आता है। एंकल में हो सकता है, नी में हो सकता है,
इस कारण से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में आपका अगर पेन हो रहा है तो उसको हम गाउट भी बोलते हैं, है ना। जॉइंट में स्पूस अगर हम देखें कि इस फिगर में भी कार्टिलेज स्मूथ है और उसका फ्लूइड नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल रहता है। पर क्रिस्टल्स अगर निडिल लाइक क्रिस्टल बनने लग जाते हैं तो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाएगी और फिर पेन भी रहेगा और वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। तो किडनी का बहुत बड़ा रोल है एक्सक्रीशन में। तो हेल्दी किडनी रहेगी तो वो फिल्टर करती रहती है यूरिक एसिड, जितना बॉडी में बनता रहता है और हमारा यूरिक एसिड मैनेज रहता है। पर अगर किडनी में डैमेज हो जाए तो फिर हमारा यूरिक एसिड सिक्रीशंस कम होने लगता है, यूरिक एसिड का फिर ब्लड में बढ़ने लगता है, गाउट की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो एक तरह से विशियस साइकिल बन गया, क्योंकि ज़्यादा यूरिक एसिड रहेगा तो यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाएंगे, स्टोन्स बन जाएंगे तो किडनी का फंक्शन हैम्पर करेगा, और किडनी का फंक्शन हैम्पर करेगा तो भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एक कंडीशन है कि ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज, ये सारे हमारा हाई यूरिक एसिड की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना है सिम्टम्स को। और मोस्टली ये रहता है कि क्या सिम्टम है, यूरिक एसिड हाई है, मोस्टली कोई सिम्टम आएगा ही नहीं। स्टार्टिंग के फेज में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा है, अनलेस एंड अनटिल जब आपको जॉइंट में पेन हो तभी हम फिर टेस्ट की तरफ जाते हैं तो डायग्नोज हो पाता है। कई बार सडन इंटेंस पेन हो रहा है आपको जॉइंट्स में तो आप सस्पिशियस हो जाए कि मुझे कहीं यूरिक एसिड हाई तो नहीं, गाउट के सिम्टम्स आ रहे हैं। आपका स्किन शाइनी रेडनेस दिखाई दे रहा है, जॉइंट्स में आपको वार्मनेस आ रही है, पेन आपको हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, और बार बार ये रिपीटेडली अटैक्स हो रहे हैं, सीवियर पेन के अटैक्स हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको गाउट के सिम्टम्स आ रहे हैं। काफी तरह के मिथ हम देखते हैं कि पहले सोचते थे किसी एल्डरली लोगों में ही यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि पर अब ऐसा नहीं है। 30 to 40 ईयर्स की एज में भी, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना चेंज होता जा रहा है, तो ये आज की कंडीशन कॉमन बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो 30s 40s की एज में भी हम देखते हैं कि किसी बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका ये भी नहीं है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, जैसी लेवल से ज़्यादा आया, 7 से ज़्यादा आया तो हमें दवाई की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये रिवर्स भी हो जाता है। दवाई की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और पहले ये भी मिथ था कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हीं का यूरिक एसिड बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। वेजिटेरियंस को भी अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पैर के अंगूठे को ही नहीं, ये और जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। आपका नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो, सारे जॉइंट्स में भी ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है। तो ये डाइट हमें फॉलो करनी है कि हमें विटामिन सी रिच फ्रूट्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है, जिसमें चेरीज या बेरीज हैं या फिर हमारा आंवला है, विटामिन सी, ऑरेंज है, ये सब हेल्प करते हैं यूरिक एसिड रिड्यूस करने में। लो फैट मिल्क और योगर्ट को हम ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी का भी इफेक्ट अच्छा रहता है एक्सक्रीशन में इसका। और वेजिटेबल सारे सेफ रहते हैं, हाई फाइबर रहते हैं, तो ये लो प्यूरिन्स रहते हैं, तो हम इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। और प्लेन वाटर का इंटेक आप प्रॉपर रखें। अल्कोहल को हमें स्पेशली एम्पर अवॉइड करना है। शुगर ड्रिंक्स जितने भी हैं जिसमें हम चीनी का यूज़ कर रहे हैं, फ्रक्टोज, वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, तो उसको हमें जरूर अवॉइड करना है। बेकरी आइटम्स हो गए या रेडीमेड जूसेज हैं या पैकेज फूड जिसमें हिडन शुगर रहता है, वो सब हमारा यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। ऑर्गन मीट या कई सी फूड को हमें अवॉइड करना है, और प्रोसेस फूड को भी हमें अवॉइड करना है। तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। जो जो खाने का चीज़ें बताएं उसको हम स्मार्टली यूज़ करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, अपना वेट को मेंटेन रखें ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो सके और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव रहे, आपका नींद अच्छा रहे और स्ट्रेस कम रखें। जो चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब चीज़ें करेंगे तो आप यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेंगे। और ट्रीटमेंट कब लेना है इसका, जब आपका सिम्टम्स आने लग जाते हैं। विदाउट सिम्टम मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल कंट्रोल से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो 3 से 6 महीने का आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर की तरफ जाएंगे, फिर वो कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको सिम्टम आ रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहा है, तो फिर आप सीधा मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
और 6 महीने में हम चेक कर सकते हैं अगर आपका ज़्यादा आ रहा है यूरिक एसिड तो, वरना साल में एक बार काफ़ी रहता है। तो यही हमें कहता है बहुत ही कॉमन कंडीशन है, पर ये लार्जली प्रिवेंटेबल है, इसलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि बढ़ गया तो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। लाइफस्टाइल से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। पर यह है कि ये एक सीरियस कंडीशन है, जॉइंट्स और किडनी को इफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। हमें इसको हमें ट्रीट करना है, हमें अपना डाइट को मैनेज करना है। और डाइट्स कंट्रीब्यूट करता है 20% यूरिक एसिड लेवल को, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट्स कि मेरा यूरिक एसिड हाई है तो हमें क्या खाना पीना चाहिए। क्या दाल हम खा सकते हैं? ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रोटीन, प्यूरिन्स का नाम हम प्रोटीन से सिमिलर रहता है तो प्रोटीन्स को बंद कर देते हैं। तो प्यूरिन्स और प्रोटीन अलग चीज़ें हैं, है ना, प्रोटीन नहीं है प्यूरिन। तो दाल और राजमा में यूरिक एसिड थोड़ा हाई रहता है, पर आप लिमिटेड क्वांटिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। पुराना स्टडीज में था कि इनको बंद कर देते थे, पर अब ये स्टार्ट हो गया कि हम हम्म। लेग्यूम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पे फर्क नहीं पड़ता है। तो साल में एक बार आप टेस्ट करा लीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 3 से 6 महीने में इसको टेस्ट करा सकते हैं। और अगर नॉर्मल आ जाए तो क्या दवाई बंद कर सकते हैं? ये भी आप आपका डॉक्टर से कंसल्ट करके, लाइफस्टाइल आपका ठीक रहेगा तो फिर आप दवाई को भी बंद कर सकते हैं। तो ये सब रिपीट मैं करना नहीं चाह रहा, ये सब मैं बता ही चूंगा, तो हमें इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपना डाइट का स्पेशली ध्यान रखना है, और अपना लाइफस्टाइल, मेनली जो मेन हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लाइफस्टाइल ही है ना। लाइफस्टाइल ठीक रहेगा तो हम अपना काफ़ी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, यूरिक एसिड लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। और कई बार ये भी रहता है कि काफ़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं या सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, तो फिर अगर यूरिक एसिड हाई है तो क्या वो प्रोटीन का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, या नहीं कर सकते हैं? तो अगर यूरिक एसिड हाई है तो जैसा मैंने बताया कि लो फैट डेयरी, तो वे प्रोटीन आपका सेफेस्ट ऑप्शन रहता है। तो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, और उसमें केसिन रहता है, तो वो आपका लो प्यूरिन रहता है, तो वो आपका यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा। पर ज़्यादातर ये रहता है कि जो प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, और शुगर ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने में प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट करता है रादर देन द प्रोटीन्स। तो इसलिए हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि उसमें लो प्यूरिन्स रहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब सबका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि किस तरह से हम यूरिक एसिड को मैनेज कर सकते हैं। और कोई पूछना चाहेगा तो बताइए। यस। यस पूनम जी, बताइए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है इसमें क्या अंडे वाला जो प्रोटीन है वो भी नुकसान देता है क्या? एग प्रोटीन सेफ है, वो आप ले सकते हैं। और सर जैसे कि मुझे कभी कभी, अभी तो मेरा कंट्रोल है यूरिक एसिड, लेकिन मेरे को पहले मुझे भी ये लगता था कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि दालें वगैरह कम खाओ ये वो, लेकिन अभी मेरा कंट्रोल है यूरिक एसिड। लेकिन जैसे मैं पनीर का मेरे साथ है कि अगर मैं पनीर खा लेती हूँ तो मुझे जॉइंट पेन होता है सर, तो क्या पनीर खाने से भी होती है प्रॉब्लम? दूसरी लो फैट प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं ना। अच्छा। तो पनीर भी लिमिटेड क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं, और दालें भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में फिर किसी और टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ। तो आज मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।